हाय गाइस, ये एक रिवीजन वीडियो या फिर ऐसा बोलो कि कुछ ओवरव्यू टाइप का है। मेरा भी रिवीजन होगा, आपका भी रिवीजन होगा। खाली बैठा हूँ तो एक टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले तो हमको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं सेंट्रल टेंडेंसीज को लेकर इतना यानी इतना उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। जैसे अगर हम फिजिक्स में भी देखें तो हमने बात किया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास। मीन्स किसी भी चीज़ की जो सेंटर वैल्यू होती है ना, वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसीलिए हमको सेंटर वैल्यू की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। जैसे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम पीएसएम में देखते हैं, तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि उसको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि आपने अभी तक तो पढ़ लिया होगा उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो वहाँ पे हमने पढ़ा था मीन, मीडियन एंड मोड। मीन का मतलब क्या होता है? दैट इज़ अर्थमेटिक एवरेज। मतलब अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है हमने सारी वैल्यू लिया, उसका एवरेज निकाल लिया, तो दैट इज़ द मीन। मीडियन का मतलब क्या होता है कि जो बीच की, मीडियन मतलब क्या हो रहा है? सेंटर पॉइंट ऑफ एनीथिंग। कि अगर मैंने कोई वैल्यू को डाला और उसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया, दैट इज़ द मीडियन। यानी कि पहले हमको उसको अरेंजिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, उसके बीच में जो सेंटर पॉइंट आएगा दैट इज़ द मीडियन। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोड? मीन्स कोई वैल्यू जो हो रही है बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, तो यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड वैल्यू होंगी दैट वुड बी मोड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ तो मैंने पढ़ लिया, क्योंकि हम बात करें तो ये मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है। ये मैथमेटिक्स का पार्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हम पढ़ते हैं बायोस्टैट्स में, और बायोस्टैट्स इज़ अ पार्ट ऑफ डाटा साइंस। और डाटा साइंस हमको पीएसएम में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो ये डाटा साइंस का पार्ट है। लेकिन अगर हमने इसको पढ़ा है तो ये हमारे काम में, इस डाटा साइंस का पार्ट को हम हमारे काम में कैसे लाएंगे, ये हमको सीखना पड़ेगा। तो हम एक केस के बारे में बात करते हैं। लेट्स से कि मैंने कोई ड्रग लॉन्च किया, कोविड-19 का केस है। मैंने एक कोविड-19 के बहुत सारे पेशेंट हैं मेरे पास। मैंने देखा कि लगभग 1000 पेशेंट मेरे पास आए, मैंने उनको एक ड्रग दिया। और ड्रग देने के बाद मेरे को क्या हुआ कि 100 पेशेंट आए थे, उन्होंने बोला कि नहीं, उस ड्रग के कारण उनको क्या हो रहा है कि उनको उनको हेडेक की प्रॉब्लम आ रही है। 200 लोग बोल रहे हैं कि मुझे जो हो रही है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे सिम्टम नोट किया और मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड सिम्टम्स है दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन। तो मैंने ये बोला कि कॉन्स्टिपेशन जो हो रहा है वो एक मोड वैल्यू है। मोड वैल्यू का मतलब क्या हो रहा है? जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू, जैसे 1 1 1 2 2 2। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हम किसके बारे में देख रहे हैं? सिम्टम्स के बारे में देख रहे हैं। तो मोस्ट रिपीटेड सिम्टम्स, ऐसा नहीं हम वैल्यू के साथ भी इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिम्टम्स के साथ देख रहे हैं ताकि आप बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर पाओ। तो मोस्ट रिपीटेड सिम्टम्स क्या आते हैं यहाँ पर हमारे पास? वो होते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो मैं बता सकता हूँ कि इस दवाई में जो हो रहा है, मोड वैल्यू जो है इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट का, वो है कॉन्स्टिपेशन। और उसके बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूँ कि मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन। सो इससे हम मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो अगर कोविड-19 है तो कोविड-19 में रोज़ हमारे पास कुछ केसेस आ रहे होंगे। लेट्स से कि है ना कि पुराने डाटे के हिसाब से किसी दिन 3 आ रहे, किसी दिन 4 आ रहे, किसी दिन 5 आ रहे, किसी 10 10 10, फिर 5 5 3 2 10। तो मीन्स मैक्सिमम डेज़ पे अगर हमारे पास 10 केस आ रहे हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगले दिन भी 10 केस आ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम डेज़ पे 10 केसेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपना हॉस्पिटल बनाऊँ तो गवर्नमेंट को ऐसी तैयारी रखनी होंगी, ऐसी इमरजेंसी तैयारी रखनी होगी कि एटलीस्ट जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है उतने बेड्स तो उनके पास अवेलेबल हो, उतने लोगों के लिए उनके पास जो है सारी सुविधाएं अवेलेबल हो। इसलिए हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मोड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको मोड का इंपॉर्टेंस समझ में आया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मीन एंड मीडियम। सबसे पहले तो मेरे पास क्वेश्चन ये आया कि मैं मीन क्यों निकालूँ किसी चीज़ का, और मीडियम क्यों निकालूँ। लेट्स से कि चलिए मैंने समझ भी लिया कि सेंटर वैल्यू किसी भी चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं उसका मीन भी निकाल लूँगा। लेकिन जब मैं मीन निकाल रहा हूँ तो फिर मेरे को मीडियन की क्या ज़रूरत है? मैं क्यों सीखूँ एक एडिशनल चीज़? मैं किसी चीज़ को और कॉम्प्लिकेट क्यों करूँ? तो अगर किसी भी चीज़ को बनाया गया है उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है। लेट्स से कि किसी हॉस्पिटल में किसी दिन 2 केस आ रहे, किसी दिन 3 केस आ रहे, किसी दिन 4 केस आ रहे, और ऐसे करके 1 2 3, फिर 2 केस, फिर 1 केस, फिर 10 केस, फिर 5 केस। तो ऐसे करके मेरे को क्या हो रहा है कि रैंडम वैल्यू पता चल रही है। तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन टेक द एवरेज। लेट्स से कि सारी वैल्यू का निकाल कर मेरे पास एवरेज 5 आ रहा है। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ऑन एन एवरेज इस हॉस्पिटल में कोविड-19 के 5 केस तो आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि मोड के बेसिस पे भी हमने कुछ डाटा निकाला कि नहीं, मोड के बेसिस पे हमने बहुत सारे, यानी कि ऐसा तो मैंने एक एग्जांपल दिया, बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो मीन था हमारा, उसके बेसिस पे भी मैंने एक डाटा निकाला कि एवरेज आया। उससे मेरे को ये पता चला कि नहीं, मोस्ट प्रोबेबली अगर कल भी कोई केस आता है तो वो एवरेज के आसपास ही आएगी ना। अगर 5 एवरेज है तो
या तो 6 केस आ जाएंगे, या तो 7 केस आ जाएंगे, या तो फिर 4 केस आएंगे, या तो 3 केस आएंगे। तो एटलीस्ट मेरे को एवरेज की इतनी सुविधाएं, एवरेज के इतने बैट्स रेडी करके रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हॉस्पिटल में क्राइसिस है वो कम से कम होंगे। तो ये हमारे पास 2 चीज़ हो गई। अब इसके बाद हमारे पास ये आ रहा है कि ठीक है, मैंने एवरेज तो निकाल लिया, लेकिन फिर अब मेरे को मीडियन क्यों चाहिए? ये भी हमारे पास क्वेश्चन आना चाहिए। जब मैंने मीन के बारे में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, तो मेरे को मीडियन क्यों चाहिए भाई? है ना, मीन के बारे में डिस्कस कर लिया तो मेरे को मीडियन क्यों चाहिए? सबसे पहले मान लो कि यहीं पर जो कोविड-19 के केस थे, मैंने बोला कि पहले 2 केस आए, फिर 10 केस आए, फिर 5 केस आए, फिर 2, 5, 5, 10। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि हमारे पास मेरा दोस्त आ गया था। अब कंटिन्यू करते हैं। तो मान लो कि एकदम से हमारे पास क्या हो गया है ना, अभी मेरे पास 5 केस आ रहे थे, 10 केस आ रहे थे, 20 केस आ रहे थे, एकदम से 1 लाख केसेस आ गए। अब यहाँ पे 1 लाख केसेस एकदम से आए, तो मेरे को मान के चलो मैं अगर 100 दिन का डाटा भी ले लूँ, लेकिन सिर्फ इस 1 लाख के केसेस 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10 केस, और एकदम से 1 लाख केसेस आ गए एक दिन। हो सकता है कोई इंसिडेंट हो गई हो, कोई बड़ी घटना हो गई हो, उसके कारण से वो 1 लाख केस आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद से फिर वो कंडीशन नॉर्मल हो गई, फिर 5, 10, 5, 10 वापस कंटिन्यू हो गई। लेकिन ये जो 1 लाख था ना, ये हमारा आउटलायर था। इसके कारण मेरे पास क्या हुआ, एवरेज जो होगा ना वो 1 लाख की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और मेरे को उतनी ज़्यादा फैसिलिटी हॉस्पिटल में लानी पड़ेगी। लेकिन आपको खुद को दिमाग लगाओ, आपको रियलिस्टिकली पता होगा कि नहीं, इतने सारे बेड की तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 1 लाख केस तो किसी एक स्पेशल ओकेशन के कारण आए थे, है ना। वो 1 लाख केसेस किसी स्पेशल ओकेशन के कारण आए थे, इसलिए मेरे को उतने ज़्यादा हॉस्पिटल में बेड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बाद में वो कंडीशन नॉर्मलाइज हो गई। तो इस केस में जब हमारे पास आउटलायर होता है, तो हमारे लिए जो सेंटर की वैल्यू होती है ना, मीडियन वैल्यू, मीडियन हमको क्या बताता है, दिस इज़ 50%। यहाँ पे मीडियन का मतलब है यहाँ पे हमारी 50% पॉपुलेशन लाई करती है। एटलीस्ट हमको 50% पॉपुलेशन को तो सिक्योर करना है। तो जैसे हमने मीडियन बनाया, मैंने बोला कि हॉस्पिटल में एटलीस्ट मेरे पास 50% के लिए तो सिक्योरिटी चाहिए। तो हमने मीडियन से बीच का सेंटर पॉइंट काटा, और हमको पता चल गया, यानी कि ये हमारे पास इस केस में मोस्ट रिलायबल चीज़ होती है, जब हमारे पास जो होता है मीन जो होता है वो पूरा डिस्टॉर्ट हो चुका होता है ड्यू टू आउटलायर। अब सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर हमको ये पता करना है कि आउटलायर जो हो रहा है हमारे पास वैलिड है या फिर इनवैलिड है, उसके लिए, हालांकि यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, उसके लिए हम क्यू टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और क्यू टेस्ट के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि आउटलायर वैलिड है या नहीं है। लेट्स से कि अगर हमारे पास कोई हीमोग्लोबिन है, कोई पेशेंट आया मेरे पास, अब लेट्स से कि मैं किसी पीएससी में बैठा हुआ हूँ, और पीएससी में मेरे पास क्या हो रहा है कि कुछ पेशेंट आ रहे हैं। आप इसको एक कहानी की तरह सुनो। तो लेट्स से कि कोई पेशेंट आया, किसी का हीमोग्लोबिन था 7, किसी का 8, किसी का 9, किसी का 10, यहीं कहीं लाई कर रहा था। तो उनका एवरेज आया, मीन आया 8। तो यहाँ से मेरे को पता चला कि नहीं, यहाँ पे हमको क्या करना है, एसेंशियल मेडिसिन रखवानी है, आयरन की टैबलेट, फॉलिक एसिड की टैबलेट, क्योंकि मैंने देखा कि जनरली आयरन के कारण प्रॉब्लम आ रही थी। तो एसेंशियल मेडिसिन हमारे पास आयरन हो गई, जो कि मेरे को वहाँ पे रखने की ज़रूरत है। लेकिन एडिशनली कभी क्या होता है कि बीच में एक ऐसा पेशेंट है, बीच में मेरी क्या होती है, जो मशीन होती है ना, जो हीमोग्लोबिन नापने की होती है, वो गड़बड़ हो गई, ख़राब हो गई। वो डाटा दिखा रही है 1 लाख, यानी कि किसी पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन है वो 1 लाख है। तो अब इसमें हमारे पास क्या हुआ है, मशीन ख़राब हो गई। अब हम क्या करेंगे, क्यू टेस्ट परफॉर्म करेंगे। देखो प्रैक्टिकली तो हमको भी दिमाग से पॉसिबल, ये पता है कि 1 लाख तो किसी का हो ही नहीं सकता ना, तो ये मशीन की गड़बड़ है। तो यहाँ पे आउटलायर ट्रू है या नहीं है, ये हम क्यू टेस्ट के थ्रू परफॉर्म करेंगे। हम बोलेंगे क्यू टेस्ट के थ्रू परफॉर्म करें। हम सीधी सा इंट्यूशन लगाते हैं ना। देखो इंट्यूशन से हम हर बार सही हो सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स से हम एक्यूरेट होते हैं। दैट इज़ वाई क्यू टेस्ट लगाना जरूरी है, क्योंकि हर एक सिचुएशन में हमको करेक्ट होना है। तो इससे मैं क्या करूँगा, आउटलायर को हटा दूंगा। वंस आउटलायर मेरे को पता चल रहा है कि सही है या नहीं है, अगर आउटलायर गलत है तो हम मीन निकाल लेंगे, अगर आउटलायर सही नहीं, अगर वो आउटलायर सही में है तो हम मीडियन निकालेंगे, और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि एसेंशियल मेडिसिन मुझे यहाँ पे किसको रखना है ना। तो इस तरीके से हमारे पास कई बार क्या होता है कि कोई एक सीरियस कंडीशन आने के कारण, लेट्स से कि जैसे हमने हीमोग्लोबिन बोला कि 5 है, लेकिन किसी सीरियस कंडीशन के कारण हमारे पास हीमोग्लोबिन जो हो गया बहुत स्पाइक कर गया 10-12 पेशेंट के कारण। लेकिन उन 10-12 पेशेंट के कारण क्या होगा, हमारा एवरेज पूरा बिगड़ जाएगा। एवरेज से हमको पता चलेगा कि नहीं, इस सिटी में मैक्सिमम लोगों का जो हीमोग्लोबिन है वो एवरेज 13 के आसपास है। इसका मतलब यहाँ पे आयरन और फॉलिक एसिड उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आयरन एंड फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट आप दूसरी सिटी के लिए ज़्यादा बढ़ा दो, है ना। तो लेकिन यहीं पे मैं मीडियन निकालता, क्योंकि मेरे को पता है कि ये आउटलायर जो हो रहा है ये 10 लोगों के कारण एवरेज जो है बिगड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं मीडियन निकाला होता, तो मैं वहाँ पे समझ पाता कि नहीं,
यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि नहीं, फॉलिक एसिड और आयरन की टैबलेट जो होती है ज़रूरी है। हालाँकि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है, मेरे को टाइम पास करना था तो मैंने कर दिया। थैंक यू। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये एफर्टलेस वीडियो है। मैं बस कुछ भी आगे बक कर दूँगा, लेकिन एट द एंड सारे वीडियो कंप्लीट होने के बाद जब मेरे खुद के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, मैं एक वीडियो डालूँगा, समराइज़ वीडियो, जहाँ पर मैं कम से कम टाइम में पीएसएम पूरी एक स्टोरी के जैसा आपको पढ़ा दूँगा एनिमेशन के थ्रू। क्योंकि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक वीडियो पढ़ाने जाऊँगा तो मैं बहुत आलसी, वैसे भी मैं खुद नहीं पढ़ता तो मैं आपको कैसे पढ़ाता। तो हालाँकि मैं धीरे-धीरे पढ़ूँगा और जब मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको वो सारे टॉपिक बहुत ईज़ी लैंग्वेज में समझाऊँगा। ये मेरा वादा है। थैंक यू।